प्यारे विद्यार्थियों, पुनर्जागरण का 5वां व्याख्यान आपके पास पहुंच रहा है। इससे पहले हम 4 व्याख्यान कर चुके हैं और जो चौथा व्याख्यान था यानी कि विगत व्याख्यान, उसके फ्लैशबैक में हम जाएं तो वह इस बात से संबंधित था कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में क्यों हुआ, जबकि यूरोप में बहुत सारे देश हैं, लेकिन फिर भी पुनर्जागरण की आंतरिक विचार ज्योति सबसे पहले इटली में, इटली के नगरों में प्रदीप्त हुई। उसके बाद उसकी रोशनी यूरोप के अन्य देशों में संक्रमित हुई। इटली वह प्रवेश द्वार था जिसके माध्यम से पुनर्जागरण की लहरें यूरोप में प्रविष्ट हुई। तब प्रश्न उठा था कि भाई इटली में ही क्यों? तो 5 बिंदुओं में हमने उस व्याख्यान में इसकी चर्चा की थी। उसमें था इटली की भौगोलिक स्थिति, इटली की सांस्कृतिक विशिष्टता, इटली की आर्थिक समृद्धि, इटली की विशिष्ट सामाजिक स्थिति और इटली में नगर राज्यों का उदय, जिसमें फ्लोरेंस, वेनिस राज्यों की चर्चा, नगरों की चर्चा, जहाँ पर एक नई संस्कृति का उदय हुआ, एक नए प्रकार का माहौल, एक नए प्रकार का वातावरण, जिसमें सबके लिए अनुकूल माहौल, चाहे वो साहित्यकार हो, कलाकार हो, कवि हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो या कोई आध्यात्मिक विचारधारा का व्यक्ति हो। और वहाँ क्योंकि स्कॉलास्टिक विचारधारा की भी हमने चर्चा की थी उससे पहले व्याख्यान में, तो इन सब के लिए एक अनुकूल माहौल था इटली के इन समृद्ध नगरों में। इनमें समृद्धि कहाँ से आई? व्यापार और वाणिज्य से आई। तो इन सब कारणों के चलते इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। आज का हमारा व्याख्यान है मानववाद का विकास। यद्यपि हमने पुनर्जागरण की विशेषताओं का जब अध्ययन किया था, जब चर्चा की थी, तो मानववाद की भी वहाँ पर चर्चा हुई थी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मानववाद। पुनर्जागरण के संदर्भ में यह छोटा टॉपिक है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए आज का व्याख्यान मैंने मानववाद पर केंद्रित रखा है। मानववाद जो है वो पुनर्जागरण का एक बहुत बड़ा, एक प्रमुख लक्षण है। पुनर्जागरण का एक प्रमुख लक्षण उसकी मानववादी विचारधारा है, जिसे मानववाद कहा जाता है। मानववादी विचारधारा, जिसे मानववाद कहते हैं। मानववाद का जन्म, उसका बर्थ और उसका विकास, उसका डेवलपमेंट इटली के नगरों में हुआ। यदि हम इसके अर्थ की बात करें कि मानववाद का अर्थ क्या होता है, तो मानववाद का सीधा साधा अर्थ है मानव जीवन में रुचि लेना, मानव जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना, मानव जीवन को सुखी एवं उन्नत बनाने का प्रयास करना और इस संसार में
मानव के महत्व को प्रतिष्ठित करना, यह मानववाद का सीधा साधा सा अर्थ है। इससे पहले जब यूरोप अंधकार में चल रहा था, जिसको हम उसका मिडिल एज, डार्क एज कहते हैं, उस समय यूरोप में मानव यानी इस लोक जहाँ हम रह रहे हैं, ये जो पृथ्वी लोक है, इसकी बजाय मनुष्य के मृत्यु के बाद वो कहाँ जाएगा, यानी कि परलोक, उस परलोक की चिंता थी, उस परलोक को सुधारने की बात थी, जिसको किसी ने देखा नहीं था। लेकिन पुनर्जागरण के दौरान जिस मानववादी विचारधारा का विकास हुआ, उसमें ये कहा गया कि इस लोक में, इस धरती पर, मनुष्य के इस जीवन में, आप और मैं आज मनुष्य हैं, तो अपने इस जीवन में, इस जीवन की समस्याओं का हम समाधान करें, जीवन को सुखी बनाएं, जीवन को उन्नत बनाएं। ये जो मानव जीवन में रुचि लेना, इस लोक को उन्नत बनाने की बात करना, ये मानववाद, इसको हम मानववाद कहते हैं। इसे आप मानववाद समझिए। प्राचीन यूनान के साहित्य में जीवन के प्रति एक रुचि झलकती है। यूनानी लोग उस संसार में गहरी रुचि रखते थे जिसमें वे रहते थे। आप जानते हैं ना कि यूरोप में पहले कभी जो यूरोप का जो प्राचीन काल है, उसमें यूनानी सभ्यता थी, रोमन सभ्यता थी। दोनों सभ्यताएं अपने स्वभाव पे थी, अपने सौंदर्य में थी। उनकी जो ज्योति है, उनसे पूरी दुनिया आलोकित थी उस समय। यूनानी सभ्यता रोमन सभ्यता से, यूनान जहाँ पर सुकरात हुए, जहाँ अरस्तु, जहाँ प्लेटो, ये जो विचारक जहाँ पर हुए, तो वो लोग उस संसार में रुचि रखते थे जिसमें वे रहते थे। पुनर्जागरण के प्रारंभिक काल में जिन विद्वानों ने प्राचीन यूनानी साहित्य का अध्ययन करके प्रकृति और मनुष्य की रुचियों का विवेचन करने का प्रयास किया, वे मानवतावादी कहे जाने लगे। मनुष्य की रुचियों और प्रकृति, अब देखिए प्रकृति का कितना सौंदर्य है हमारे चारों तरफ। हम इस पृथ्वी पर सब जितने भी इस प्रकृति की रचनाएं हैं, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो दूसरे जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, सुंदर सुगंधित फूलों की महक है, नदी है, तालाब है, झरने हैं, पहाड़ है, पहाड़ों पर बर्फ है, रेगिस्तान है, रेगिस्तान का अपना सौंदर्य है, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे टीले हैं, जहाँ खेजड़ी के वृक्ष हैं, जहाँ भेड़ बकरियाँ चरती हुई नज़र आती हैं, उनके पीछे कोई ग्वाला नज़र आता है, कोई झोंपड़ी नज़र आती है, कहीं कहीं दूर दूर तक कोई पानी का कुआं नज़र आता है। अब ऐसा अभाव का सा जीवन है, लेकिन इसमें भी अब एक सौंदर्य है। तो जो प्रकृति का जो सौंदर्य है और मानव का जीवन की जो रुचियां हैं, उन चीज़ों को जिन्होंने विवेचन करने का प्रयास किया, वे मानवतावादी कहे गए। वे संसार के प्रति अनुरक्त हुए, सांसारिकता के अंदर आए, जबकि मध्य युग में स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। मध्य युग के साहित्य तथा चिंतन में मानव तथा मानव के इस संसार का कोई विशेष महत्व नहीं था। जीवन पर धर्म और चर्च, पादरी का जबरदस्त प्रभुत्व पर उसके ऊपर छाया हुआ था, और धर्म की ओट में अंधविश्वास तथा रूढ़ियों का वर्चस्व कायम था, क्योंकि लोग अशिक्षित थे, क्योंकि लोगों को अशिक्षित रखा गया। जानबूझ के सामंतों ने उनको पढ़ने नहीं दिया। सामंत प्रथा चाहे हिंदुस्तान की हो, राजस्थान की हो, और चाहे यूरोप की हो, सामंत का एक ही लक्षण है कि प्रजा अंधकार में रहे।
कोई पढ़े ना, कोई नई बात ना आए, कोई गांव में नया व्यक्ति ना आए, गांव का व्यक्ति कोई बाहर ना जाए। ये सामंतवाद के सामान्य से लक्षण हैं जो दुनिया में हर कहीं पाए जाते हैं। तो लोग बाग जब अशिक्षित थे तो अंधविश्वास का बोलबाला हो गया। जो पादरी ने कहा वो मान लिया, जो चर्च की तरफ से फरमान आया वो मान लिया। मध्यकालीन अध्ययन अध्यापन का विषय भी धर्म ही था। जो लोग उस समय पढ़ते थे वो केवल धर्म के बारे में पढ़ते थे। बाइबल तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया जाता था, क्योंकि मानव जीवन का ध्येय इस संसार के स्थान पर परलोक को सुधारना था। इस संसार के दैहिक ये जो हमारा शरीर है और भौतिक जो हमें जो सुख सुविधाएं प्राप्त हैं के स्थान पर आध्यात्मिक एवं स्वर्गीय सुख प्राप्त करना था। अध्यात्म धर्म आ गया। स्वर्गीय सुख यानी मरने के बाद, कहते हैं ना मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अब स्वर्ग के साथ साथ नरक भी था, तो सबको स्वर्ग जाना था, तो स्वर्ग की चिंता जो है वो ज़्यादा की जाती थी। मध्य युग के प्रारंभ में लैटिन भाषा का बोलबाला था। लगभग सभी धार्मिक ग्रंथ लैटिन भाषा में थे। बड़े बड़े नगरों में जो विश्वविद्यालय कायम किए गए थे उसमें वैसे तो अन्य विषयों को पढ़ाया जाने लगा था, परंतु जो एक प्रमुखता जो होती है वो धार्मिक विषयों की ही थी। यदि कोई व्यक्ति परंपरागत मान्यताओं का उल्लंघन करने अथवा उन्हें असत्य प्रमाणित करने का साहस करता तो धर्म के द्वारा उसको धर्मद्रोही घोषित कर दिया जाता, उसको नास्तिक घोषित कर दिया जाता और फिर उसको कड़ी सजा दी जाती थी। फिर भी कई विद्वान लोगों ने अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य का अध्ययन किया। ऐसे लोगों को बाद में मानववादी यानी ह्यूमनिस्ट कहा जाने लगा। मानववाद के विकास ने मध्ययुगीन वातावरण में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। मानववादी विचारक धर्म के स्थान पर मनुष्य को महत्व देने लगे। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी धर्म का स्थान मनुष्य ने ले लिया। अब पहले जो कुछ यदि अंधकार युग में कोई चित्र भी बनाता था, मध्ययुगीन जो था यूरोप का, उसमें तस्वीरें भी रोती हुई बनती थी। तस्वीरों को देख करके मनुष्य अवसाद में चला जाता था, ऐसी तस्वीरें बनती थी। लेकिन अब साहित्य कला ने जो है अब उसके अंदर भी परिवर्तन आया। अब हंसती मुस्कुराती तस्वीरें बनती हैं, झरनों की तस्वीरें, सुंदर फूलों की तस्वीरें, दौड़ते हुए हिरणों की तस्वीरें, इस प्रकार की तस्वीरें जो मानव जीवन में उत्साह पैदा करती हैं, इस प्रकार की तस्वीरें बनती हैं। अब देवी देवताओं की स्तुतियों तथा इहलोक संबंधी नीति के उपदेशों के स्थान पर कशमकश करती हुई मानव जाति की विभिन्न समस्याओं, मानव अब समस्याएं हैं धरती पर मनुष्य के साथ में, तो वो जो समस्याएं हैं मानव जीवन, प्रेम, घृणा, विरह, मिलन आदि पर रचनाएं की जाने लगी। जो साहित्य के जो अब टॉपिक्स हो गए वो अब केवल ये नहीं है कि सिर्फ उपदेश देना है, प्रवचन नहीं रह गया। अब ये मानव की जो समस्याएं हैं वो डिस्कशन का पॉइंट सेंटर हो गई और उनके समाधान भी आने लगे। मानववादियों का मानना था कि परलोक की चिंता छोड़कर इस लोक यानी ये धरती जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम हैं, आप हैं, मैं हूँ, इस लोक को स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। देवी देवताओं के स्थान पर रोगियों, निर्धनों और जो कोई असहाय लोग हैं इनकी सेवा करनी चाहिए। धर्म और ऊंच नीच का भेदभाव त्याग कर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। बताइए कितनी अच्छी बातें निकल करके आई। बिना किसी भेदभाव के सब किसी को उन्नति के अवसर मिले। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार
किसी भी धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पहले नहीं थी, लेकिन मानववादी कह रहे हैं कि जो जिसकी उपासना करना करे और नहीं करे तो ना करे। नहीं करने वाला, जिसको आप नास्तिक कहते हैं, वो भी इसी समाज में रहे, और जो मनुष्य की सेवा कर रहा है वो भी एक धर्म है। ये एक नई डेफिनेशंस उन्होंने, मानववादियों ने निकाली धर्म की। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार, इच्छा के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता और राष्ट्र के प्रति निष्ठा का विकास प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए। ये मानववादियों ने जरूर कहा। ये नहीं है कि आप रहें, किसी देश में रहें, निष्ठा किसी और के लिए है, जहाँ रह रहे हैं उसके प्रति निष्ठा का विकास हो। पठन पाठन का विषय धर्म न होकर मनुष्य तथा संसार होना चाहिए। संक्षेप में कहूँ तो प्रकृति, विज्ञान और कलाओं में पाए जाने वाली प्रत्येक ऐसी वस्तु जो मनुष्य को प्रभावित करने में समर्थ हो, मानववादियों के लिए एक वो महत्वपूर्ण बन गई। वो मानववादियों का एक यूँ कहे कि बड़ा इम्पोर्टेंट टूल, ऐसी वस्तुएं जो हैं वो बन गई। मानववादी विचारधारा का आखिर जनक कौन था? इतनी महत्वपूर्ण विचारधारा, इतना जिसने क्रांति ला दी, जो आज भी प्रासंगिक है। आज उस बात को 7-8 शताब्दियाँ बीत रही हैं, लेकिन फिर भी मानववादी विचारधारा आज भी हमें दिशा प्रदान कर रही है। इस मानववादी विचारधारा का मुख्य प्रवर्तक था, जनक था, उसका नाम फ्रांसिस्को पेट्रार्क, जो कि इटली का रहने वाला था। मैंने पिछले व्याख्यान में कहा था कि जो फ्लोरेंस नगर है, उसने बहुत सारे जो फ्लोरेंस नगर था, जो बाद में राज्य बन गया, वो जो फ्लोरेंस नगर है उसमें बहुत सारे कलाकार हुए, लेखक हुए। कल जिक्र किया था लियोनार्डो, माइकल एंजेलो, दांते, पेट्रार्क, बुकासियो, मैकियावेली। इसी फ्लोरेंस में पेट्रार्क, जिसका जिसका समय है 1307 ईस्वी से लेकर 1374 ईस्वी तक, वह फ्लोरेंस नगर का निवासी था। इटली का जो फ्लोरेंस नगर, एक महान कवि, साहित्यकार और कानून का ज्ञाता था। अपने देश के लोगों में यूनानी तथा रोमन साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना उसी की सबसे बड़ी देन है। जो इटली के लोग अपने प्राचीन गौरव की तरफ जो उन्मुख हुए, यूनानी सभ्यता की तरफ जो उन्मुख हुए, वो जो रुचि पैदा हुई, उसका जो श्रेय है पेट्रार्क को है। पेट्रार्क ने ईसाई मठों के बंद कमरों में दबी प्राचीन पांडुलिपि विद्यार्थियों कहते हैं जो उसको जो हाथ से लिखी हुई हो, क्योंकि ये उस समय की है जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। आप जान रहे हैं, पिछले व्याख्यान में बात हुई है कि प्रिंटिंग प्रेस तो पुनर्जागरण के दौरान आया, जर्मनी के गुटनबर्ग ने जो बनाया। उससे पहले हाथ से लिखा जा रहा था। तो पांडुलिपियों की खोज का काम हाथ में लिया उसने, क्योंकि इस समय में जो पांडुलिपियां प्रचलित थी उनमें बहुत सी त्रुटियां आ गई थी। पेट्रार्क ने पुरानी पांडुलिपियों की सहायता से मौजूदा पांडुलिपियों में आवश्यक सुधार किए। प्राचीन पांडुलिपियों तथा ग्रंथों की सुरक्षा तथा सामान्य आदमी उनका लाभ उठा सके, इस दृष्टि से पुस्तकालयों की स्थापना के लिए एक जो अभिरुचि पैदा की, वो पेट्रार्क की दूसरी महत्वपूर्ण देन है कि भाई लाइब्रेरीज बनाई जाए और उसमें इन पुस्तकों को सुरक्षित रखा जाए और लाइब्रेरी में और भी पुस्तकें हों जिनको लोग पढ़ें। ये भी पेट्रार्क की देन है। इटली के अन्य मानववादियों ने पेट्रार्क के अधूरे कार्य को पूरा करने का अथक प्रयास किया। परिणाम स्वरूप मानववादी विचारधारा का यूरोप के दूसरे देशों में भी प्रसार हुआ। इंग्लैंड में
इसका जो नेतृत्व है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों ने किया। वहाँ पर मानववाद को प्रमुखता से पढ़ाया जाने लगा। तो विद्यार्थियों, यह मानववाद था जिसकी जानकारी, जिसकी अवधारणा, जिसका कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। और जो इसका जनक है फ्रांसिस्को पेट्रार्क, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।